वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ मतलब किस तरीके से वो बात भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, ठीक है ना, इस तरीके सोच लो ना सिंपली। यहाँ पे कुछ मतलब क्या क्या इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे कोई गर्ल है, उसने डाई थ्रो की, तो मतलब डाई पर पॉसिबल नंबर ये आ जाएंगे। सही है, अनबायस्ड डाई है, मतलब बिना छेड़छाड़ वाली, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो इस तरीके से डाई पर तो ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। सही है। अब इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, इफ का मतलब कंडीशन गिवन, मतलब ये इवेंट हो चुका है। अगर सी गेट्स 1 और 2, मतलब 1 और का मतलब है 1 भी आ सकता है और 2 भी, मतलब दोनों ऐड करने हैं। और का मतलब यूनियन होता है, ये काम की बात है। सही है, मतलब 1 आए या फिर 2 आए काम चल जाएगा। यहाँ पर इस चीज का ये मतलब है, ठीक है। तो जैसे 1 आए या फिर 2 आए, उसमें क्या कर रही है, सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है ना। उसने टॉस किया कॉइन को 3 बार, या फिर कह दो 3 कॉइन टॉस किए। इस चीज का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेबल, और उसने नंबर ऑफ टेल्स नोट किए। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद अगला काम है ये कि इफ सी गेट्स, ये बचे हुए नंबर, ठीक है ना, 3 to 6 वाले, ठीक है। सी टू सी जे कोई, लेकिन अब की बार है एक बार। जो भी स्टेटमेंट हो उसके हिसाब से सोचना हमने। तो एंड नोट्स वेदर एड और टेल इज ऑब्टेन्ड, मतलब नोट्स नोट करना उसने ऐड या फिर टेल। ये तो सबको पता है, एक कोइन पर तो ऐड या फिर टेल ही आ सकता है अनबायस्ड पर। जब तक कोई कंडीशन गिवन ना हो तब तक और कुछ मत सोचना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे क्या, इफ का मतलब गिवन कि सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब ये इवेंट हो चुका उसके हिसाब से, ठीक है। इफ का मतलब गिवन, मतलब यहाँ पर इवेंट हो चुका, इवेंट F1 कह सकते सिंपली, ठीक है ना। तो 1 टेल के हिसाब से अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रोज, ये वाली चीज सही है। और विद द डाई, अब थोड़ा सोचो, इस कोइन पर ऐड या फिर टेल आ सकता है इसके हिसाब से, सही है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब एक टेल आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालो कि 3 इस इवेंट में, मतलब दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालो। इवेंट तो इस तरीके से चल रहा था ना, ऊपर से नीचे इस ऑर्डर में डाई थ्रो की ये चीज, लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या है, दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक टेला है लेकिन इस वाले इवेंट में से। सही है। इस एरो को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो मतलब, और ये क्या बताता दोबारा से प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो इसको, या फिर बेस थ्योरम मैथमेटिकली। सही है, सिंपली बताया था इन चीज़ों का मतलब इस तरह, मतलब बेस थ्योरम अप्लाई करो, बात खत्म। सही है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, तो सिंपली कह सकते हो आप लेट कर लो, ठीक है ना। क्या, अब देखो सिंपली बेस थ्योरम का कंसेप्ट नहीं बताया था क्या, कि 2 काम होंगे। पहले काम से E1 E2 जितने भी मतलब En तक इवेंट बनेंगे, सिंपली बताई थी काम की बातें। प्रोबेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट में चेक कर लेना बेस थ्योरम वाले कंसेप्ट में। सही है। तो पहले काम से मतलब E1 E2 जितने भी इवेंट बनेंगे, यहाँ पर केवल 2 रहे हैं, तो इसलिए 2 तक जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब इनको मान लो आप, तो लेट E1 बी इवेंट, ठीक है ना, मतलब उसके हिसाब से ये वाली चीज़ 1 और 2 वाली, ठीक है ना, मतलब इवेंट दैट सी गेट्स, ठीक है ना, 1 और 2 सिंपली लिख दो इस तरीके से। सही है। एंड E2 बी इवेंट दैट सी गेट्स, ये वाली चीज़, तो 3 2 4 मतलब ये वाली चीज़, तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद पहले काम से इवेंट हो चुके हैं, अब इसके बाद दूसरे काम से ए बनेगा, ये भी बताया था आपको। तो ए मान लो कि ए बी इवेंट, सही है। और ए इवेंट कौन सा है, जो उसे मिला ये वाली चीज, दैट सी गेट्स एग्जैक्टली 1 टेल, दैट सी गेट्स, इस वर्ड में दम है, ठीक है ना, एग्जैक्टली, ठीक है ना, 1 टेल मतलब ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप सभी की। तो सिंपली क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो एक बार तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, तो E1 और एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख दो। तो E1 और E2 की, ठीक है ना, तो E1 की कितनी हो जाएगी, सिंपली E1 इवेंट ये 1 और 2 किस पर, डाई पर, और डाई पर पॉसिबिलिटी ये, तो मतलब प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ भी नहीं सोचना आपने। कौन सा, ऊपर फेवरेबल केस 1 और 2, मतलब फेवरेबल केस 2 है,
इस और की वजह से ऐड हुए हैं, यहाँ पर काम की बात है, और की वजह से ऐड हो गए तो इसलिए 2। ठीक है ना, ये नंबर के हिसाब से मत सोचना, सही है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद और डिवाइड में सैंपल स्पेस, डाई का सैंपल स्पेस 6 हो जाएगा इस तरीके से। E2 ये है तो फेवरेबल केस 4 है और नीचे सैंपल स्पेस वही डाई का, इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद ठीक है ना, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप किसकी, अब निकालनी हमने ए की, सही है। इसके बाद तो ये हुआ ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ये ऑर्डर चला है, मतलब पहले ये इवेंट हुआ, या फिर ये सोच लो पहले ये इवेंट हुआ है बाद में ये होगा, तो एक बार तो निकाल दो, बाद में ए होगा, इसको तो ए मान रही है ना हमें, टेल वाली चीज को, सही है, और बाद वाले को ऊपर लिखा जाता है, ये काम की बात है, और नीचे जो हो चुका हो, इस तरीके से। इस चीज का मतलब है सिंपली जो नीचे लिखा हो नहीं, वो उसका मतलब होता है वो इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हैपन सिंपली, सही है। और एक बार इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी ए इवेंट टेल वाली चीज है, सही है, और E2 हो जाएगा सिंपली, मतलब यहाँ पर E2 इवेंट हो चुका है ये वाली चीज, सही। अब इसके बाद थोड़ा सोच लो, यहाँ पर जैसे कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप कह सकते हो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर थोड़ा सोचना है। नंबर ऑफ टेल देखो 3 है, अब आपके ऊपर ये मतलब हो सकता कोई रैंडम वेरिएबल वाला कंसेप्ट अप्लाई करना चाहता है, सही है, आपके ऊपर ये चीज़ भी, ठीक है ना। तो मतलब सिंपली देखो, अब एक कोइन को 3 बार उछालो या फिर 3 कोइन को 1 बार उछालो, एक ही मतलब होता है, कंडीशन है होती है इस बात में भी, ठीक है ना, साथ में होंगे तब ठीक है ये बात है, सही है। एक टाइम पर हो रहे हैं ये तीनों काम, और जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है, इस वजह से एक मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद तो जैसे थोड़ा सा सोच लो आप, यहाँ पर आपके ऊपर ये किस तरीके से लिखना चाहते हो इस रिजल्ट को, केवल यहाँ पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। मतलब हमने नंबर ऑफ टेल देखो, सिंपली सोचो 3 कोइन उछाले तो मैक्सिमम टेल तो 3 ही आ सकते हैं, देखो एक तो 0, यहाँ पर एक तो 0 लिखो, एक 1, एक 2, एक 3, इन वर्डों का मतलब थोड़ा सोचो। 0 का मतलब है कोई टेल नहीं आया, कोई टेल नहीं आया, तो इस बात का मतलब हुआ 0 का मतलब है यहाँ पर इस तरीके सोच लो, 0 का मतलब है ट्रिपल एच, ट्रिपल एच का मतलब है 3 पोजीशन थी और तीनों बार ऐड आ गया, तभी 0 टेल पॉसिबल है। अगली बार 1 टेल आ जाए, फिर 2 टेल आ जाए, इसी तरीके से 3 टेल आ जाए। अब हमने तो एग्जैक्टली 1 वाले के हिसाब से सोचना है, सही है। तो एग्जैक्टली 1 मतलब केवल एक टेल आई, तो इस चीज का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली 3 पोजीशन तो अब भी हमारे पास है, 3 पोजीशन तो जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई होगी। काम कंप्लीट कब होगा, जब एक कोइन को 3 बार उछाल चुके होंगे, सिंपली इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से पॉसिबल है, हो सकता है पहली बार टेल आ जाए, एग्जैक्टली 1 का तो ये मतलब हुआ ना एक टेल बची हुई 2 पर ऐड आ जाए। अब ये कोई जरूरी नहीं, हमें थोड़ी नहीं पता वो पहली बार टेल आए, बीच में टेल आ सकता है, इसी तरीके से लास्ट में टेल आ सकता है, तो मतलब 3 पॉसिबिलिटी है। इस चीज का मतलब ये 3 क्या है, एक काम को करने के 3 तरीके हैं, सही है, इनटू में, ठीक है। अब इसके बाद कर लो मल्टीप्लाई, तो जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब जब तक काम कंप्लीट ना हो मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो मतलब कह दो आप सिंपली, तो इसकी ये तो 3 तो फेवरेबल केस है, और नंबर ऑफ टेल मतलब 3, तो सिंपली एक कोइन पर 2 पॉसिबिलिटी ऐड हो टेल, दूसरे पर भी तीसरे पर भी, और जब तक काम कंप्लीट ना मल्टीप्लाई होगी तो सैंपल स्पेस यहाँ पर 8 है, या फिर आपकी चॉइस है किस तरीके से 8 लिखना चाहते हो। इसी का मतलब देखो, चलो ये और बता देते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन से तो 3/8 आएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन यहीं पर इसी का मतलब एक तो आप लिखो 1/2 की पावर 2, एक बार लिखो 1/2 की पावर 1, और इसको लिख दो आप जैसे 3c और 1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये नहीं बताते सिंपली NCR, सही है, उसके हिसाब से भी ये सोच सकते हो, आपके ऊपर, या फिर ये डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाओ जब तक काम कंप्लीट ना हो, इस तरीके से सोचना है। इस तरीके का मतलब है काम तो एक ही करना आपने, यहाँ पर कि एक टेल आई, लेकिन उसके 3 सब केस हैं, वो एक अलग बात है, तो ये 3 इसलिए आता है। अब इसके बाद इसी तरीके से A/2, और ये जो यहाँ पर बची हुई चीज़ें वो आप कोई भी ऐसा
इस टाइप का न्यूमेरिकल उठा लेना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से, प्रोबेबिलिटी वाले में, वो सारी बची हुई बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है NCR, ठीक है ना। उसके बाद P की पावर R हो जाएगी, Q की पावर N-R। आपकी चॉइस है किस तरीके से सोचना चाहते हैं यहाँ पर, सही है। अब इसके बाद A/E2, तो A/E2 का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के हिसाब से E2 हो चुका, मतलब ये 3 4 5 6। और इस काम के बाद उसने क्या किया था, केवल एक कॉइन टॉस किया, तो एक कॉइन पर तो एक ही टेल पॉसिबल है, तो उसकी फेवरेबल केस 1 हो जाएंगे। और सैंपल स्पेस एक कॉइन पर या तो ऐड आएगा या फिर टेल आएगा, बात खत्म। तो इस 2 का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। इस तरीके से सोचना, यहाँ पर 8 केस बनेंगे, तो इस तरीके से, सही है। चारों की आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना था, दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो बस कुछ नहीं करना आपने तो, लेकिन यहाँ से तो मतलब अपोजिट करना इस बात का, मतलब E2/A निकालना है। मतलब A हो चुका हो, जो नीचे इवेंट लिखा जाता है वो हो चुका होता है पहले, और ऊपर वाले की निकलती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट भी यूज होता है इसमें, तो इस तरीके से, सही है। तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, तो कुछ इस तरीके से कि जैसे मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमने E2 निकालनी है कि मतलब एक टेल आई, लेकिन कहाँ से, ये वाली चीज़, सही। मतलब जहाँ से ऐड और टेल वाला, मतलब वो 3 4 5 6, मतलब दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालो, वापस चलना था E2 के हिसाब से, सही है। बस इसके बाद कैलकुलेट, तो मतलब अपनी अपनी चॉइस से फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लेना। तो कुछ इस तरीके से, जैसे एक बार तो इसी की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इनटू में A/E2 और डिवाइड में टोटल। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, ऊपर फेवरेबल केस और नीचे सैंपल स्पेस, वो वाली चीज़। और डिवाइड में एक बार E1, ठीक है ना, एक बार A/E1 जितने भी हों, तो यहाँ पर 2 थी, प्लस कर दो, सही है। और एक बार ये चीज ऊपर वाला फैक्टर हमेशा रिपीटेड होता है, ये काम की बात है, सही है। तो इस मतलब कैलकुलेशन है तो कर लो आप कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब जो जो वैल्यू आई है वो लिख दो 4/6, ठीक है, इस तरीके से इनटू में, ठीक है ना, A/E2, तो A/E2 1/2 थी, इसी तरीके से यहाँ पर तो वही फैक्टर है, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन, और इसके बाद यहाँ पर 2/6 है E1 की, ठीक है ना, और 3/8 निकाल ली थी हमने इस चीज़ की, सही है। मतलब वो कंसेप्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, या फिर डायरेक्ट भी सोच सकते हो, तो कुछ इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद देखो, एक तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था ये 3/8 वैल्यू निकालना, एक तो इस वजह से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बनता है। अब दूसरी चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख नहीं रही, कौन सी, ये वाली, इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, सही है। मतलब ये जो बेस थ्योरम है उसका ये स्पेशल केस है, अदरवाइज जैसे ये सिंपली तो कंसेप्ट क्या है कि मतलब पहले काम से E1 E2 जितने भी इवेंट बनेंगे, नॉर्मल केसों में इन सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, यहाँ पर अलग अलग है। मतलब जिस भी न्यूमेरिकल के हिसाब से जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से सोचना होता है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। 2 केस पॉसिबल होते हैं यहाँ पर, सही। बेसिक न्यूमेरिकल में प्रोबेबिलिटी बराबर आती है, E1 E2 EN जितने भी हों, सही है। लेकिन स्पेशल न्यूमेरिकल में चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से सोचना, और कुछ भी नहीं इसके तरीके से, सही है। अब कैलकुलेट कर लो, तो जैसे कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो जैसे लिख लो आप इसको, मतलब जिस कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, जैसे ये 6 तो चला जाएगा डायरेक्टली, सही है। नीचे से 6 एलसीएम के हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है ना, ऊपर भी डिवाइड में कॉमन है इस वजह से, तो 4/2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे ये 6 तो हट चुका होगा, और यहाँ पर नीचे आए ये 6 हट चुका है एक तरीके से, ठीक है ना। कहने का मतलब है यहाँ से आप ये चीज़ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा इस तरीके से, कैलकुलेशन है मतलब, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, तो 8 तो मतलब 3 × 2, और यहाँ पर 2 तो 4, और 4 × 4 कैलकुलेशन है, सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर जाएगा तो 16, और डिवाइड में 16 + 6 तो 22। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब 2 से डिवाइड कर लो तो 8/11, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा सिंपली, सही है। बेसिक न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और केवल ये है इम्पोर्टेंट,
अब आपकी चॉइस है, यहाँ पर इस वैल्यू को कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो फॉर्मूला लिख के समझ सकते हो, उस हिसाब से आप सोल्व करना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट भी। सही है, तो कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।